हेलो दोस्तों, यहाँ पर अब हम यूपीएससी आरओ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में कन्नौज के गढ़वाल वंश तक है जो कि जानकारी दे दी थी। अब यहाँ पर हम देखिए बुंदेलखंड का जो चंदेल वंश है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो भी वंश आपके छोटे छोटे आ रहे हैं इनके आपको सामान्यतया क्या कहते हैं संस्थापक और उनकी राजधानी याद करनी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में बता दूंगा, जो वर्ग उनके महत्वपूर्ण होंगे। तो देख सकते हैं बुंदेलखंड का प्राचीन नाम सबसे पहले आपको ध्यान देना चिचाक भुक्ति था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जो चंदेल वंश है इसका देखिए संस्थापक कौन था, तो नन्नुक है जो कि माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। हर्ष का जो पुत्र व उत्तराधिकारी यशोवर्मा जो था यह एक पराक्रमी शासक था। इसने कालिंजर को जीता और महोबा को राजधानी बनाया था। उसने अपना राज्य जो है गंगा और यमुना तक बढ़ाया था। खजुराहो में यशोवर्मा ने जो है एक विशाल विष्णु मंदिर जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं इसे बनवाया था। और इस मंदिर में उसने बैकुंठ की मूर्ति स्थापित कराई थी जिसे उसने प्रतिहार शासक देवपाल से है जो कि प्राप्त किया था। उसने एक जलाशय का भी है जो कि निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद बात करें धंगदेव को ही चंदेलों का वास्तविक स्वाधीनता का संस्थापक जो कि माना जाता है। यानी चंदेलों के अगर क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर कि चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो धंगदेव को माना जाता है। और धंगदेव ने ही अपनी राजधानी कलिंजर से है जो कि खजुराहो कर दी थी। और उसके काल में खजुराहो में निर्मित जो विश्वविख्यात मंदिर स्थापत्य कला का है जो कि अनोखा उदाहरण है जो कि देखने को मिलता है, जो उसने मंदिर बनवाए थे। ठीक है, और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण देखिए कदम राजवंश के संस्थापक मयूर शर्मन है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसने जो है 18 अश्वमेध यज्ञ जो है कराए थे। पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो इससे संबंधित जो ऐहोल अभिलेख है इसको लिखा किसने है, तो रवि कीर्ति ने है जो कि लिखा है। और इसके बारे में ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो भाषा है वो संस्कृत थी और लिपि इसकी दक्षिण प्रारंभी थी। इस अभिलेख में जो है कालिदास तथा भारवी की साथ में चर्चा है जो कि मिलती है। पल्लव मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा रहस्य दिक्कास है जो कि कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे, ये आप बता सकते हैं। और पल्लव सचिवालय जो था इसे वाली कीलपार कहते हैं। तो देखिए मंत्रिमंडल को क्या कहते थे, तो रहस्य दिक्कास, और सचिवालय को वाली कीलपार है जो कि कहा जाता था। ठीक है, और आगे क्या महत्वपूर्ण तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कीर्ति वर्मा जो है चंदेल वंश का आपका इम्पोर्टेंट शासक था। उसने चेदी वंश के जो कर्ण हैं इनको परास्त किया था। और इन्होंने रचना की थी किसकी, प्रबोध चंद्रोदय की थी। और उसी के दरबार में ये रचना हुई थी। उन्होंने जो है महोबा के निकट जो कीरत सागर झील है इसका निर्माण भी कराया था। किसने, कीर्ति वर्मा में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और विद्याधर के पश्चात जो है विजयपाल, देववर्मन, कीर्तिवर्मन, सलक्षण वर्मन, ये सब हैं जो कि शासक बनते हैं। इसके बाद बात करें तो परमार्थ देव जो हैं चंदेल वंश के अंतिम शासक होते हैं। और 1182 में इसने पृथ्वीराज चौहान के सामने जो कि समर्पण कर दिया था। ठीक है, और 1203 में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता है जो कि स्वीकार कर लेता है। और 1305 में चंदेल राज्य जो है ये दिल्ली में है जो कि मिल जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए त्रिपुरी का कलचुरी वंश की बात करें तो देखिए कलचुरी वंश जो है यह नर्मदा के दक्षिण और गोदावरी के उत्तर में स्थित है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और कलचुरी वंश जो पहले तो ध्यान दीजिएगा ये त्रिपुरी से संबंधित है। और कलचुरी वंश की स्थापना 845 ईस्वी में कोक्कल ने है जो कि की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और बात करें देखिए इसके दो पुत्र होते हैं बालहर्ष और युवराज। युवराज ने जो है केयूर वर्ष की उपाधि धारण करता है। ठीक है, राजशेखर जो एक लेखक हैं जिन्होंने युवराज के दरबार में ही काव्य मीमांसा और विद्यशाल भंजिका जो है इनकी रचना दोनों की है। विद्यशाल भंजिका जो है उसे उज्जैनी भुजंग है जो कि कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब आगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण देखिए मालवा का जो परमार वंश है, तो परमार वंश भी जो है ये कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के खंडहर में बना था। और इसकी स्थापना परमार वंश की उपेंद्र ने जो कि की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इस वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र और प्रतापी राजा कौन था, तो श्रीहर्ष था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और श्रीहर्ष को हम सीयक भी है जो कि कहते हैं, दूसरा नाम इसका ये मिलता है। अब आगे बात करें और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ पर इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो राजा था वो भोज था, परमार वंश का। ठीक है, इसने भोजपुर झील जो भोपाल में स्थित है वो बनवाई थी। और संस्कृत महाविद्यालय भी है जो कि इसने बनवाया था, जिसके स्थान पर अब एक मस्जिद है जो कि खड़ी हो गई है। ठीक है, भोज को देखिए कविराज भी है जो कि कहा जाता था। इसने देखिए सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजा राजा मार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद और युक्ति कल्प तरु और चारु चर्चा
आयुर्वेद सर्वस्व, ये इन सब चीज़ों की है जो कि रचना इसने की थी। आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, इसमें बताया गया है कि उसके दरबार में लगभग 500 विद्वान थे और भोज के निर्माण कार्यों में केदारेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वर, सुंडार आदि मंदिर है जो कि प्रमुख थे। और अन्य राजाओं की बात करें तो देखिए लक्ष्मण देव, जगरदेव, नरवर्मन, यशोवर्मन, जयवर्मन, यदि ये सब आपके परमार वंश से संबंधित थे। अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, जो वासुदेव हैं इन्होंने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना है जो कि की थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है कि शाकंभरी के जो चौहान राज्य की स्थापना वासुदेव, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने की थी। इसके बाद जो अन्य शासक जो हैं इन्होंने की, और ये सामंत थे, सामंत के रूप में इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में क्या होता है, जो चौहान वंश विग्रह राजा बीसल देव होता है, इन्होंने तोमर वंश की स्थापना की, और तोमर वंश जो है दिल्ली में है जो कि इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, दिल्ली को इन्होंने जीत लिया था, किसने? तोमर वंश ने, 9वीं शताब्दी के आसपास में। इसके बाद देखिए इनका भतीजा जो कि पृथ्वीराज चौहान जो है शासक बनता है, और पृथ्वीराज चौहान का ही राजकवि है जो कि चंद्रबड़ाई, इसने पृथ्वीराज रासो की है जो कि रचना की थी। 1191 में तराइन की प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, और अगले ही साल 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और 1194 आपका चंदावर का युद्ध होता है जिसमें जयचंद को भी ये हरा देता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, जयचंद को भी यहाँ पर देखिए हरा देता है और उसको वध कर देता है। इस प्रकार दिल्ली और अजमेर में चौहान वंश समाप्त हो जाता है। अब देखिए पाल वंश में महत्वपूर्ण शासक है गोपाल। गौड़ का जो प्रसिद्ध शासक था शशांक, इसकी मृत्यु के पश्चात जो है देखिए बंगाल में अराजकता फैल जाती है, जिसके बाद से देखिए पाल वंश के जो भावी महत्ता के बीज हैं जो कि बोए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अशांति काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, जिसे शांत करने के लिए ये जो है पाल वंश की स्थापना की जाती है। और धर्मपाल की बात करें, देखिए गोपाल के जो पुत्र थे और उत्तराधिकारी धर्मपाल इन्होंने ही है, जो कि धर्मपाल को उत्तरी भारत में सर्वोच्चता प्राप्त करने हेतु प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों से संघर्ष है जो कि करना पड़ता है। तो ये कौन थे? धर्मपाल। और पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों का मध्य आपस में संघर्ष इन्हीं के समय में है जो कि होता है। ठीक है, इन्होंने देखिए परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज आज की उपाधि है जो कि इन्होंने ली थी, और ये बौद्ध मत का जो है महान आश्रयदाता था। इसने जो है देखिए सोमपुरी, जिसे हम पहाड़पुर भी कहते हैं, और विक्रमशिला विहार, इनकी स्थापना की थी, और इसकी राजसभा में ही जो प्रसिद्ध बौद्ध लेखक था हरिभद्र ये निवास करता था। देवपाल की बात करें तो बस इतना ध्यान दीजिए, पाल वंश से संबंधित, और इनके देखिए क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पहले आपको गोपाल हैं, गोपाल के बाद देखिए धर्मपाल, धर्मपाल के बाद आपके कौन है? देवपाल, देवपाल के बाद महिपाल, महिपाल के बाद न्यायपाल, इसके बाद रामपाल हैं। ठीक है, रामपाल ने असम और कलिंग के शासकों को अपने अधीन है जो कि कर लिया था। बस इतना आप ध्यान रखिए। सेन वंश की बात करें, ये सेन वंश आपके लिए महत्वपूर्ण है, इससे आपका क्वेश्चन भी आया था, इनके बारे में पूछा गया था। क्रोनोलॉजी आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आया था, आप 2024 का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने देखिए सेन नामक जो सामंत हैं, इन्होंने राढ़ में सेन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इनके जो पुत्र थे विजय सेन, इन्होंने बंगाल को पुनः राजनीतिक एकता जो कि प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद बात करें और क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो आला और उदल जो हैं ये प्रसिद्ध सेनानायक किसके थे? तो चंदेल दरबार से संबंधित थे, और चंदेल शासकों में सर्वप्रथम जो धंगराज, मैंने आपको बताया कि इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि है जो कि ली थी। सेन वंशीय जो शासक था विजय सेन, इसने वृषभ शंकर की उपाधि है जो कि ली थी, जबकि वल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा की है जो कि शुरुआत की थी। पाताल तथा पाठक जो है ये गढ़वाल के अधीन प्रशासनिक इकाई थी। जो पाठक होता था ये इकाई कई गांवों को मिलाकर है जो कि बनती थी। ठीक है, लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जो हैं जयदेव, और पवन दूतम का लेखक जो है धोई और हलायुध, ये सब विद्वान हैं जो कि इनके क्या कहते हैं साम्राज्य में बैठते थे। और लक्ष्मण सेन के उत्तराधिकारी विश्वरूप सेन तथा केशव सेन जो है कमजोर थे। इसके बाद देखिए हिंदू शाही वंश आते हैं, तो इनमें देखिए आपको ध्यान देना, पहले कश्मीर के राजवंश हैं। तो कश्मीर के देखिए राजवंश की बात करें तो इनमें 3 राजवंश का उल्लेख मिलता है। पहला है आपके कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश और लोहार वंश। ये तीनों वंश कश्मीर से ही संबंधित हैं। कारकोट वंश की बात करें देखिए इसकी स्थापना कौन करता है? तो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन है जो कि कारकोट वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और इसके बाद आगे बात करें तो इन्होंने जो है
इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो दुर्लभक थे, ठीक है। दुर्लभक ने जो है प्रतापादित्य यानी प्रतापादित्य की उपाधि है जो कि धारण की थी, और इन्होंने ही है जो कि प्रतापपुर नगर की स्थापना की थी। इनके 3 पुत्र होते हैं, चंद्रापीड़ जिसे हम वज्रादित्य कहते हैं, इसके बाद तारापीड़ जो कि उदयादित्य हैं, और मुक्तापीड़ जो ललितादित्य हैं। तारापीड़ को कलहड़ ने क्रूर शासक है जो कि बताया था, ठीक है। कारकोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसी ने है जो कि सूर्य का प्रसिद्ध जो मार्तंड मंदिर है जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में बना है, उसका निर्माण भी इसी ने है जो कि कराया था, ठीक है। और आगे बात करें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, देखिए उत्पल वंश, कारकोट के पास उत्पल वंश आता है, तो कश्मीर में जो उत्पल वंश है इसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बात करें तो देखिए लोहार वंश आता है, तो लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, जितने संस्थापक ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये संग्राम राज के पुत्र व उत्तराधिकारी अनंत जो थे, इन्होंने अपने शासनकाल में सामंतों को विद्रोह को दबाया था, ठीक है। यानी लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो संग्राम राज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे बात करें तो हर्ष जो है एक महान कवि, विद्वान तथा कई भाषाओं एवं विद्याओं का ये ज्ञाता था। ये किसका पुत्र था? तो कलश का पुत्र था, और उसका उत्तराधिकारी भी था। राजतरंगड़ी जो लिखी थी कल्हड़ ने, उसी के दरबार में लिखी थी, किसके? तो हर्ष के, ठीक है। आगे बात करें तो लोहार वंश का देखिए अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कल्हड़ के पिता जो हैं चंपक ब्राह्मण कुल से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, और यह हर्ष के प्रशासन में मंत्री थे। इन्होंने संस्कृत में रचना की थी, किसकी? राजतरंगड़ी की, और ये रचना जो है लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के काल में है जो कि हुई है। राजतरंगड़ी की बात करें तो इसमें 8 तरंग हैं और 8000 श्लोक हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखिए आगे बात करें, इसमें उड़ीसा के पूर्वी गंग आते हैं, तो उड़ीसा के पूर्वी गंग के बारे में ये ध्यान दीजिएगा, इनका जो प्रतापी शासक कौन था? तो अनंत वर्मा चोड़गंग था, और चोड़गंग ने पुरी के जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण कराया था। ये चीज़ भर आपको ध्यान देना है। अब देखिए कामरूप यानी असम का वर्मन वंश इंपॉर्टेंट है, आपके पिछले साल किसी न किसी पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ध्यान नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक जो कौन था? तो पुष्य वर्मन था। इसने प्राग्ञ यज्ञोतिषपुर को अपनी राजधानी है जो कि बनाया था, ठीक है। भास्कर वर्मन की बात करें तो यह इस वंश का अंतिम शासक था, और इसके बाद वर्मन वंश है जो कि इस वर्मन वंश का अंत है वो जो कि हो जाता है, ठीक है। अब देखिए गुजरात के सोलंकी वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज था। इसने अहिलवाड़ को अपनी राजधानी है जो कि बनाया था, और अजयपाल एक शासक होता है, तो इनके मूलराज द्वितीय जो शासक बनते हैं, तो इन्होंने देखिए 1178 में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी है जो कि परास्त किया था। ये किससे संबंधित है? तो गुजरात के सोलंकी वंश से मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय के भाई जो है भीम द्वितीय, भीम द्वितीय को लेकिन यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक 1187 में है, 1187 में हरा देता है। राष्ट्रकूट वंश आता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए महाभारत काल के ये वंश जो श्री कृष्ण भगवान से वंश से संबंधित है, तो ये दावा किया जाता है कि ये उसी वंश से संबंधित है। यदुवंश को ही हम राष्ट्रकूट वंश कहते थे, लेकिन डॉक्टर फ्लीट है, इनके विचार में राष्ट्रकूट वास्तव में उत्तर के राठौरी के वंशज थे, और बर्नेल का विचार था कि ये आंध्र प्रदेश के द्रविड़ रेड्डियों से संबंधित है, ये इन्होंने कहा। अब देखिए दंतदुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंतदुर्ग के अधीन है जो कि राष्ट्रकूटों का जो शासन है जो कि स्टार्ट होता है, और इनकी राजधानी मान्यखेड़ थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन्होंने जो है देखिए पृथ्वी वल्लभ खड़गा वलोक की उपाधियाँ जो कि धारण की थी। उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान यज्ञ है जो कि किया था। और आगे बात करूँ तो दंत दुर्ग ने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक उपाधियाँ जो कि धारण की थी। और एलोरा का दशावतार मंदिर जो बना हुआ है ये आपका दंत दुर्ग ने है जो कि बनाया था। अब देखिए इनकी क्रोनोलॉजी भी ध्यान दीजिएगा, पहले शासक कौन होते हैं राष्ट्रकूट वंश के? दंत दुर्ग, फिर कृष्ण प्रथम बनते हैं, फिर ध्रुव बनते हैं, फिर गोविंद तृतीय बनते हैं, और ये इसके बाद कौन बनते हैं? अमोघवर्ष बनते हैं, फिर कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, खतोंग और कर्क द्वितीय। ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनके बारे में महत्वपूर्ण देखिए ध्यान देंगे तो कृष्ण प्रथम की बात करें तो एलोरा में जो है इसने ठोस चट्टान को कटवाकर एक आपका महान जो है शिव मंदिर है जो कि बनवाया था, जो कि वास्तुकला का आश्चर्य है जो कि माना जाता है। कृष्ण प्रथम ने जो है शुभतुंग और अकाल वर्ष की उपाधियाँ जो कि धारण की थी। आगे आपके लिए इन शासकों से कोई महत्वपूर्ण, बस ये ध्यान दीजिएगा अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, और ये जो है गोविंद तृतीय का पुत्र था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसने जो है नृपतुंग, महाराजा संड, वीर नारायण और अतिशयद नामक उपाधियाँ जो कि इसने ली थी। मान्यखेड़ इसने नगर है जो कि बसाया था, और उसे अपनी राजधानी भी है जो कि बनाया था, ठीक है।
उसके आश्रम में देखिए जिनसेन जो एक था, जिनसेन नामक महात्मा पाए जाते थे, जिन्होंने आदि पुराण और महावीराचार्य ने जो है गणित सार संग्रह और सक्तायन ने जो है अमोघ वृत्ति की है जो कि रचना की थी। और अमोघ वर्ष ने स्वयं भी कन्नड़ा में प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि कविराज मार्ग की रचना है जो कि की थी। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए जो इंद्र तृतीय है, इसके शासनकाल में अलमसूदी जो है अरब से भारत है जो कि आया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसे जो है महानतम भारतीय सम्राट है जो कि कहा जाता है। और कृष्ण तृतीय की बात करें तो देखिए आपका इस समय तकोल्लम का जो युद्ध हुआ था, जिसमें पारांतक यानी जो चोल शासक था, इसको पराजित किया था किसने? कृष्ण तृतीय ने। लेकिन युवराज जो राजादित्य जो है, इनके जो पुत्र थे वो मृत्यु को है जो कि प्राप्त हो जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण, तो इन्हें आप छोड़ सकते हो, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये ध्यान दीजिएगा, वाणभट्ट जो है इन्होंने सर्वप्रथम सामंतों के कर्तव्य है जो कि निर्धारित किए थे। और अपने अभिलेखों में देखिए हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले चंदेल जो है प्रथम और पूर्व मध्यकालीन राजवंश से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए बादामी के जो चालुक्य वंश हैं, इन्हें हम देखिए बादामी या वातापी का चालुक्य है जो कि कहा जाता है। अब देखिए इनका जो संस्थापक कौन थे, तो ये जो है पुलकेशिन प्रथम थे। इनके भी क्रोनोलॉजी ध्यान दीजिएगा, पुलकेशिन प्रथम, फिर आपके कीर्तिवर्मा प्रथम, फिर मंगलेश, फिर पुलकेशिन द्वितीय, आगे भी देखेंगे हम अभी। तो देखिए पुलकेशिन फर्स्ट ने जो है सत्याश्रम, रणविक्रम, बल्लभेश्वर और श्री पृथ्वी वल्लभ जैसी उपाधियां जो कि धारण की थी। और वातापी में देखिए इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण कराया था और वहीं उसी को अपनी राजधानी है जो कि मानी थी। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही प्रतापी राजा थे और इन्होंने वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ, परमेश्वर, परम भागवत जैसी उपाधियां हैं जो कि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जैन कवि जो रवि कीर्ति हैं, इन्होंने ऐहोल अभिलेख में उनकी विजयों का वर्णन है जो कि किया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इन्होंने इसमें ऐहोल अभिलेख में ही जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो कन्नौज के हर्षवर्धन जो राजा थे, इनको हराया था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा जो कीर्तिवर्मा प्रथम है, इसको भी पराजित किया था। इसके बाद देखिए कालांतर में क्या होता है, तो पल्लव राजा जो नरसिंह वर्मन होता है, उसने अपनी राजधानी बादामी पर आक्रमण करके अधिकार कर लेता है और उसने वातापी कोंड की उपाधि है जो कि धारण की थी। और इसमें क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय संभवतः युद्ध में मारा जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करें, विक्रमादित्य प्रथम इसमें शासक बनता है, फिर विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य द्वितीय बनता है। ठीक है, इन्हें आप छोड़ सकते हो, उतने महत्वपूर्ण है, बस इनके क्रोनोलॉजी ध्यान दीजिएगा शासकों के। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य आप इनको छोड़ सकते हो, उतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। ठीक है, पूर्वी चालुक्य वंश इसे भी है जो कि आप छोड़ सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण आपके नहीं है। इसके बाद देखिए पल्लव वंश इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए 325 AD के आसपास पल्लव वंश जो है पूर्वी घाट पर कृष्णा और गोदावरी के मुहानों के बीच एक प्रदेश है जो कि ये बनता है। ठीक है, इसके देखिए बात करें तो सिंह विष्णु जो है अवनी सिंह, पृथ्वी का शेर जिसे कहा जाता था, इन्होंने 575 में सिंहासन पर बैठते हैं। और इनके संरक्षण में कौन था, तो भारवी नामक लेखक था जिसने किराता अर्जुनियम जो है लिखी थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए महेंद्र वर्मन प्रथम बनते हैं शासक, फिर नरसिंह वर्मन प्रथम बनते हैं। इसके बाद देखिए महेंद्र वर्मन द्वितीय बनते हैं, फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय बनते हैं, फिर नंदी वर्मन द्वितीय है जो कि बनते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें और उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में ध्यान दीजिएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजसिंह यानी राजाओं में सिंह और आगम प्रिय धार्मिक पुस्तकों का प्रिय और शंकर भक्त आदि उपाधियां जो कि धारण की थी। और इसने कांची में कैलाशनाथ और महाबलीपुरम में जो है सौर मंदिर का निर्माण है जो कि ये कराता है कौन, नरसिंह वर्मन द्वितीय, और पल्लव वंश से संबंधित था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। चोल वंश की बात करें तो देखिए चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यह पल्लव राजा के अधीन थे पहले। पल्लव और पांडवों के युद्ध के समय में इन्होंने जो है तंजौर में जो कि अधिकार कर लिया था और इसे अपनी राजधानी बनाते हैं। और उसने नर केसरी की उपाधि है जो कि धारण की थी विजयालय ने। ठीक है, आदित्य प्रथम की बात करें, देखिए आदित्य प्रथम इनका पुत्र था और यह शिव का उपासक था तथा उसने शिव के समान अनेक मंदिर भी बनवाए जिसे ये कोदंड राम है जो कि कहता था। इसके बाद देखिए विजयालय के बाद परांतक प्रथम बनता है और ये चोल सर्वोच्चता का वास्तविक संस्थापक है जो कि माना जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसने वीर चोल की उपाधि है जो कि धारण की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, इसको देखिए इनके क्रोनोलॉजी ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए राजराज प्रथम बनता है, इसके बाद ये राजेंद्र प्रथम, फिर राजाधिराज प्रथम बनते हैं,
फिर राजेंद्र द्वितीय बनते हैं, फिर वीर राजेंद्र, फिर आदि राजेंद्र, फिर कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय हैं जो कि बनते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपके लिए महत्वपूर्ण कौन, तो देखिए राजराज प्रथम जो हैं इन्होंने, इनका वास्तविक नाम आर्यमौली था, लेकिन इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति का है जो कि अनुसरण किए थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये पहले शासक थे जिन्होंने श्रीलंका में जाकर राजा महेंद्र पंचम के राजीन, उस समय जो उनके राजा थे महेंद्र पंचम, इनके राज्य में उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया और श्रीलंका के चोल प्रदेश की राजधानी जो है पोलो नरुआ को स्थापित कर देते हैं यहाँ पर, जिसका नाम ये जगन्नाथ मंगलम है जो कि रख देते हैं। इसको देखिए राजेंद्र प्रथम आते हैं। राजेंद्र प्रथम जो हैं इनको गंगा कोंड चोलम और उत्तम चोल की है जो कि संज्ञा दी जाती है। इनकी सेनाओं ने जो है गंगा नदी पार करके कलिंग और बंगाल को जीत लेते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो 1017 ईस्वी में ये जो है लंका नरेश जो महेंद्र पंचम थे इनको परास्त कर लेते हैं और सिंघल राज्य पर जो है पूर्वाधिकार है जो कि कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इन्हें जो है देखिए दक्षिण का नेपोलियन भी है जो कि कहा जाता है, किसे, राजेंद्र प्रथम को। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक, और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं जो कि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, इन्हें आप छोड़ सकते हैं, बस इनकी क्रोनोलॉजी जरूर शासकों की ध्यान दीजिएगा। देखिए और ये चोल प्रशासन की बात करें, देखिए चोल प्रशासन में जो है यहाँ पर देखिए साम्राज्य का जो विभाजन था ये कैसा था, मंडलम, फिर कुट्टम, फिर नाडु, फिर ग्राम संघ, जिसे हम कुर्रम या तारकुर्रम है जो कि कहते थे। उच्च अधिकारियों को पेरुंद्रम और निम्न कर्मचारी जो होते थे इनको सिरुंद्रम है जो कि कहा जाता था। मंडल जो होता था ये प्रमुख या वायसराय स्वयं जो है राजा का संबंधी या वहाँ के पदच्युत राजा का वंशज जो कि होता था। और इस समय जो इनकम का सोर्स क्या था, तो भूमि कर ही था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। राजा के जो अंगरक्षक होते थे उनको हम क्या कहते थे, तो वेल्लाय कैर है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, महासभा को पेरुंगरी और सदस्यों को पेरुमक्कल है जो कि कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य जो है इस समय पैदल सेना थी, अश्वारोही, गज और नौसेना में है जो कि विभक्त थी। चोल काल में जो कि दंड जो होता था, कठोर दंड नहीं दिया जाता था और हत्या जैसे अपराधों के लिए इस समय आर्थिक दंड ही है जो कि दे दिया जाता था। चोल शासन की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए मृत्यु दंड तो प्रचलित था। यहाँ जो है हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर है जो कि हत्या यानी दंड जो है मृत्यु दंड दिया जाता था। न्याय समितियाँ जो है यहाँ पर न्यायतर है जो कि कहलाती थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए सामाजिक और धार्मिक स्थिति की बात करें तो देखिए नृत्य कला में जो निपुण महिलाएं होती थी ये मंदिरों से संबंधित थी और इन्हें जो है देवदासी है जो कि कहा जाता था। और यहाँ पर महिलाएं जो हैं दासी के रूप में भी है जो कि काम करती थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्ष साहित्य में 10वीं शताब्दी में तुरुकदेवर जो रचित शिव कोसिंद मणि है इसका उल्लेख है जो कि किया जाता है। यहाँ पर देखिए जैन कवि जो अमृत सागर हैं इन्होंने तमिल में यप्पा रुलगम जो है लिखी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आर्थिक अवस्था की बात करें देखिए चोलकालीन दक्षिण भारत में दो प्रकार के सिक्के हैं जो कि मिले हैं, एक उद्यान और एक मध्यान। सबसे भारी सिक्का जो है मध्यान कहलाता था, या तो इसे हम कल्याणजू कहते थे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कर की बात करें देखिए कर उतने महत्वपूर्ण ही नहीं, आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तथ्यों की बात करें देखिए कासू एक स्वर्ण सिक्का था जो कि कल्याणजू का आधा होता था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चोल शासकों में देखिए जो सर्वप्रथम उत्तम चोल जो था इसने सोने के सिक्के हैं जो कि जारी किए थे। ठीक है, चालुक्य काल के सोने के दो सिक्के थे, बराह और फनम। ठीक है, ये चीज़ बस बराह और फनम बस नाम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पर आपके लिए ये सब चीज़ें हैं, इन्हें आप छोड़ सकते हो, उतना महत्वपूर्ण नहीं। चोलकालीन महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, जो शब्दावलियाँ देखिए महत्वपूर्ण थी उन्हें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, उतने महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए, बस इनके देखिए प्रमुख चोल शासक जो हैं इनकी क्रोनोलॉजी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और तमिल विद्वान देखिए कंबन ने जो है रामायण लिखी है, तमिल की इंपॉर्टेंट है। नाथ मुनि ने न्याय तत्व है जो कि लिखी है। तिरुमल्लुर ने देखिए वी वालियल लिखी है और तेवारम लिखी है। और रामानुज ने श्रीभाष्य लिखी है। वेंकट माधव ने ऋगर्थ दीपिका जी लिखी है। और माधवाचार्य ने देखिए वायु का अवतार है जो कि लिखी है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए पांड्य वंश की बात कर लें, देखिए इनकी आरंभिक जानकारी जो है मेगस्थनीज के वितरण से जो कि प्राप्त होती है। ठीक है, मेगास्थनीज के जो विवरण हैं जो उन्होंने दिए हैं जैसे इंडिका, इन सब चीज़ों में जो कि जानकारी मिलती है। ठीक है, जैन तथा हिंदू धर्म इनके समय उत्कर्ष में था और यहाँ पर जो है मोतियों का व्यापार जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है,
और आगे बात करें क्या महत्वपूर्ण है, इतना सब कुछ मतलब बस त्रिपक्षीय संघर्ष आपको ध्यान देना है। देखिए जो प्रतिहार वंश था और पाल वंश था और राष्ट्रकूट वंश है, इन दोनों में देखिए गंगा यमुना दोआब को लेकर और उनके आसपास के क्षेत्र के अधिकार को लेकर इन तीनों को मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष है जो कि होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंतिम सफलता किसे मिलती है, तो गुर्जर प्रतिहारों को है जो कि मिल जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए पूर्व मध्यकाल के जो शासक हैं और इनकी राजधानी आपके लिए महत्वपूर्ण देखिए, पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, सेन वंश के सामंत सेन, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव, चंदेल के जिजाक या नन्नुक, कलचेरी के जो है कुक्कल थे, परमार के उपेंद्र या सियक थे, चालुक्य वंश के सोलंकी वंश के मूलराज सेकंड थे, चौहान वंश के वाकपति थे, हिंदू शाही में कल्लर, अरब शासन में देखिए मोहम्मद बिन कासिम थे। इसके बाद देखिए करकोट वंश जो है ललितादित्य मुक्तापीड, और उत्पल वंश अवंतिवर्मन, लोहार वंश संग्रामराज, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग, प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र, चालुक्य वंश के जयसिंह, चालुक्य जो कल्याणी वाले थे ये तैलप द्वितीय था, और चालुक्य वेंगी वाले जो थे ये विष्णुवर्धन है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर उतनी चीज़ें जो कि है महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर हम थोड़ा सा और बचा है, इसे हम कवर कर लेते हैं, कल के लिए क्यों रखना। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम चंदेल शासकों ने अपने अभिलेखों को देवनागरी लिपि में है जो कि लिखा था। ठीक है, पाल वंश का शासक गोपाल था जिसे जनता द्वारा चुना गया था, और इसने बंगाली लोक परंपराओं और लोकगीत और कथाओं को जो कि अमर बना दिया था। चौहान की वंशावली जो बिजौलिया चौहानों की जो वंशावली है ये बिजौलिया अभिलेख में जो कि मिलती है। मनु ने देखिए शकों को क्या कहा था, तो व्रात्य क्षत्रिय है जो कि कहा था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। दिलवाड़ा को जो जैन मंदिर है देखिए इसमें जैन तीर्थंकर आदिनाथ की है जो कि मूर्ति आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लोहार वंश के जो शासक थे हर्ष, इसको कश्मीर का नीरो है जो कि कहा जाता है, और कलहण जो है इसी का ही आश्रित कवि था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो देखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता था, तो मेघातिथि जो थे इन्होंने गंधर्व विवाह की है जो कि निंदा की थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और दंडी जो था इनकी रचना थी दस कुमार चरित, और दामोदर गुप्त की रचना है कट्टनी मत्तम, इसमें वैश्यावृत्ति के प्रचलन का पता है जो कि इस समय चलता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, तो ये सब चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण है। दासों के प्रकार ध्यान दीजिएगा, क्रीतादास जो है जो खरीदे जा सकते थे, ऋणदास जो कर्ज न देने पर दास बना लिए जाते थे, स्विक्रय दास नाम से ही पता चल रहा है जो अपने आप को स्वयं से बेचते थे, और ध्वजाहृत दास जो युद्ध में पकड़े गए कैदी होते थे। ठीक है, सामंतवाद देखिए, सामंतवाद की बात करें तो देखिए इसका अंकुरण यानी ये स्टार्टिंग जो होती है इनका बीज जो है शक और कुषाण काल में है जो कि दिखने लगता है। इस काल में जो है ये आक्रमणों के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाती है, जिससे होता क्या है कि सामंतवाद जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है तो जो उनके आसपास के पिछलग्गू लोग होते हैं और बड़े बड़े अमीर लोग जो होते हैं वही सामंतवाद हैं जो कि शासन चलाने लगते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2015 में, कौन सी सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, तो आप देख सकते हैं भूमि के नियंत्रण और स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय होता है इस समय, और सामंत तथा उसके जो अधिपति होते हैं इनके बीच स्वामीदास संबंध है जो कि बन जाता है। ठीक है, अब धार्मिक अवस्था की बात करें तो इस समय देखिए धार्मिक अवस्था आप छोड़ सकते हैं, उतने कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है क्रोनोलॉजी से है और संस्थापक से जो कि बन जाते हैं, ये चीज़ बस आपको ध्यान देना है। इन्हें आप छोड़ सकते हैं, उतना कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान दीजिएगा। देखिए साहित्य में छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे पिंगल थे, और इन्होंने जो है पिंगल सूत्र नामक एक ग्रंथ है जो कि लिखा था, और अमर सिंह की जो रचना थी अमर कोश, इन पर जो है 50 लगभग टीकाएँ हैं जो कि लिखी गई हैं। ठीक है, इसे भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रमुख रचनाएं और ग्रंथ देख लेते हैं। तो देखिए भास की रचना है स्वप्नवास वद्यतम, भास की अगली है प्रतिज्ञा योगंधरायण, वसुमित्र की है महाविभास शास्त्र, वराहमिहिर की है लघु जातिका, महाकवि भट्टी की भट्टी काव्य और या रावण है रावणवध, और हर्षवर्धन की उत्तम उत्तर रामचरित है, और महेंद्र वर्मन की मत्स्य विलास प्रहसन है, भवभूत की देखिए महावीर रचित है, और रुद्रक की कौन है काव्य मीमांसा है, विलाहड़ की देखिए दो हैं चौर पंचासिका और विक्रमांक देवचरित है, भोज की दो हैं रामायण चंपू और राजा मार्तंड,
इसके बाद देखिए आगे बात करें तो आर्यभट्ट की है आपकी कौन सी आर्य सिद्धांत है। इसके बाद देखिए न्यायकारिका वाचस्पति मिश्र की है, इनकी और भी हैं न्याय सूत्रोधरा, सांख्यत्व कौमुदी, ये सब है। इसके बाद देखिए राजशेखर की महत्वपूर्ण किताबें हैं, प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, सभी महत्वपूर्ण हैं। राजा भोज की देखिए आयुर्वेद सर्वस्व, व्यवहार समुच्चय, शब्दानुशासन। इसको देखिए राजा भोज की एक और है राज मृंगिका। क्षेमेंद्र की ध्यान दीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण है, दशावतार चरित, कल विलास और सुव्रत तिलक और चंद्र कौशिक है, इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए हेमचंद्र की है प्रमाण मीमांसा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इरिड जो है ये बंजर भूमि को है जो कि कहा जाता था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, शब्दों में जो शब्दावली आती है उसका ध्यान दीजिएगा। और जो राहिल और कीरित नामक जो जलाशय है इन्हें चंदेल शासकों द्वारा है जो कि बनाया गया था। पंचतंत्र का देखिए अरबी अनुवाद किस नाम से हुआ है तो कलिला वादिमना है जो कि किया है, और इसका उल्लेख अलवरुणी है जो कि किया था। विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करता है तो कुमारगुप्ता है जो कि करता है। विक्रमशिला की धर्मपाल करता है, और ओदंतपुर की जो है गोपाल है जो कि करता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो कर हम देख लेते हैं तो भाग जैसे कि बताया उपज के 6वां भाग होता था, कई बार ये आ चुका है। हिरण्य जो है धनराशि के रूप में लिया जाता कर होता था। ऊपरी कर जो होता था ये अतिरिक्त कर है जो कि कहा जाता था। चौलक जो होता है ये बोझ पर लिया गया कर है जो कि होता था। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य में उड़ीसा के जो मंदिर हैं ये शुद्ध नागर शैली के में बने हुए हैं, ठीक है। सुया नामक अधिकारी का उल्लेख राजतरंगड़ी में है जो कि मिलता है, और ये इंजीनियर हैं जो कि होते थे। नारद स्मृति ने जो है भूमि को 4 भागों में बांटा था, उर्वर, इरिड जिसे हम बंजर कहते हैं, और खिल 3-4 साल तक बिना बोई रह सकती थी, मरु यानी रेतीली, ठीक है। ठीक है, भरौज के बने वस्त्र जो है इतने प्रसिद्ध थे कि इन्हें हम क्या कहते थे, बरोज है जो कि कहा जाता था, ठीक है। पाल वंश, सेन वंश और चंदेल वंश के जो राजा होते थे इनके अभिलेख जो है ओम नमः शिवाय से है जो कि शुरू होते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट हमने यहाँ तक देख लिया है, इम्पोर्टेंट वंश जो हैं आपके बनते थे मध्यकालीन भारत के, पहले इनमें कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यानी तुर्कों का आगमन जो है इसे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने चीज़ें देख ली। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से भी है जो कि जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह जो बुक्स की होती हैं उन्हें मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।